अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। जब भी हम किसी को मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि वो हंसते कैसे हैं और उनकी स्माइल कैसी है। $1 मिलियन स्माइल आपका इमेज या तो बना सकती है या टोटली बिगाड़ भी सकती है। बल्कि आपने देखा होगा वो आजकल एक मीम भी चल रही होती है जिसमें एक लड़की है जो बहुत फेमस हो गई, लेकिन जब वो मुंह खोलती है तो पता चलता है कि बस उसकी सारी फेम जो है वो जाके कहीं बैठ गई है। ना सिर्फ आज हम स्माइल की बात करेंगे बल्कि एक और चीज़ की बात करेंगे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, इंटरव्यू हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वैसे भी आप जब लोगों में बैठते हैं, जैसे ही आप मुंह खोलते हैं तो आपकी जो डेंटल हाइजीन है, कैसा आपका मुंह दिखता है, कितना साफ है, कितना आप ख्याल रखते हैं और बू के भपके तो नहीं आते। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आज हमारे साथ, क्योंकि हम हर वक्त एक ही टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब हैं और वो हैं डॉक्टर मुनाफ हाशिम, जो डेंटिस्ट हैं, एंडोडोंटिस्ट हैं और मुनाफ डेंटल प्रैक्टिस चलाते हैं। उनसे आज बात करेंगे सारा कुछ डेंटल हाइजीन के बारे में, आपके कैसे दांत होने चाहिए, कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ दांत नहीं बल्कि मसूड़ों की बीमारियां, मुंह की बीमारी और दांतों के बारे में सब कुछ जानेंगे डॉक्टर मुनाफ से। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शेर जो है वो मुंह नहीं धोता, इसलिए हमें मुंह धोने की जरूरत नहीं है और बड़े प्राइड से हम बोलते हैं कि भाई हम तो दांत साफ ही नहीं करते, हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये जो दांतों की सफाई है ये कितनी जरूरी है? नहीं, oral hygiene is very important. First of all, thank you for calling me over. It's a pleasure being here. बहुत बहुत शुक्रिया। And शेर मुंह नहीं धोता, no doubt, लेकिन शेर मरता भी तब है जब उसके दांत गिरते। So oral hygiene तो बहुत ज़रूरी है। मुंह की सफाई is mandatory. आप सारा बैक्टीरिया आपका यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन्स तक जाता है। ये एक ऐसी इटियोलॉजी है जिसको आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी दफ़ा दांत साफ करने चाहिए दिन में आइडियली? मैक्सिमम ट्वाइस अ डे। देयर इज़ नो मैक्सिमम टू इट। आप जब चाहें दांत ब्रश कर सकते हैं, खाने के बाद दांत ब्रश करें, बट एटलीस्ट 2 दफ़ा तो ज़रूर करें, सुबह उठ के और सोने से पहले। जब हम दांत ब्रश करने की बात करते हैं तो दांत हम यूजुअली ना जिस तरह ऐड में दिखता है यूं 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 करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दांतों को यूं 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 करके ब्रश करना चाहिए। तो क्या आइडियल तरीका है, कौन सा आइडियल ब्रश है? देयर इज़ नो पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है जिसके अंदर आप दांत ब्रश कर रहे हैं। यानी आप चाहे उसको हॉरिजॉन्टल करें या फिर वर्टिकल करें, सिर्फ जोर ना लगाएं। अच्छा, जोर नहीं लगाना। अगर आप अपने ब्रश के ऊपर जोर लगाएंगे तो आप अपने दांतों को डैमेज कर रहे हैं। और ब्रश होना कैसे चाहिए? वो सख्त वाला, नरम वाला? ऑलवेज सॉफ्ट। सॉफ्ट वाला। देखिए, दांतों को मांझना नहीं। अच्छा, ठीक है। बेसिकली दांतों को साफ रखना और दांतों की सफाई रेपिटेशन से होगी। जितनी दफ़ा आप ब्रश को रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा दांत साफ होंगे। जो रूल है वो ये है कि आपको तकरीबन 2.5 मिनट लगने चाहिए दांत साफ करने में। हर दांत पे आपको तकरीबन आपकी ब्रश की स्ट्रोक्स जो है वो 20 स्ट्रोक्स होनी चाहिए पर टूथ सरफेस। तो वो जैसे कि हाँ ये दांत साफ है, बट हम मोस्टली जब दांत साफ कर रहे होते हैं बहुत जल्दी में होते हैं, सुबह सवेरे लेट हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली 30 सेकंड से ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, फिर कहते हैं दांत गंदे होते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिपीट। ये आपने एक हैबिट बनानी है कि ये इस हाइजीन को आपने उसी तरह रखना जिस तरह आप नहाते हैं, जिस तरह आप अपनी बाकी मेंटेन करते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन। दैट्स हाउ यू आर गोना मेंटेन इट। तो ये जो ब्रश है इसको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना है? और अक्सर घरों में ऐसा होता है कि ब्रश बेचारा खुला पड़ा होता है साइड पे, उधर ही लोग मुंह धो रहे होते हैं, उधर ही सब कुछ हो रहा होता है, तो उसकी हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है? ये सब कॉन्टिनेंट फेमस है इसके लिए कि हमारा ब्रश रिटायर नहीं होता। ठीक है, वो पहले हमारे दांतों को सफाई करता है, फिर वो इट बिकम्स समथिंग एल्स कि वो डस्टिंग के लिए इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है और एंड में इट बिकम्स नाड़ा पानी। वो हमारी ब्रश हमारा रिटायर नहीं होता, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो हर 3 महीने बाद ब्रश तब्दील कर देना चाहिए। 3 महीने बाद। हाँ। और जब ब्रश को स्टोर करना है उसका भी थोड़ा बता दें, क्योंकि वो वहीं पड़ा होता है जहाँ सब चीजें हो रही होती हैं। एक्चुअली उसके अंदर आप नो मैटर हाउ मच आप जितना मर्जी चेंज कर लें या जो मर्जी उधर हाइजीन मेंटेन करें, एटलीस्ट अगेन वो है बाथरूम में। सो जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो क्लीन इट विद सोप एंड देन यूज इट। हाँ, साफ में यानी उसको साफ रखना भी इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि फिर अगर वो आपके दांत साफ कर रहा है और वो खुद साफ नहीं है तो फायदा क्या? तो देन इट्स यूजलेस। तो ये सिर्फ ब्रशिंग नहीं बल्कि फ्लॉसिंग का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद जो खाना जो है वो पार्टिकल्स बीच में रह जाते हैं उनको फ्लॉस से निकालना या टूथपिक का इस्तेमाल करना, उसके बारे में आप क्या स्ट्रेस करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग आप खाना लंच आवर के बाद आप मिल नहीं पाते हैं उनको। बिल्कुल, टोटली अंडरस्टैंड। ये हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसला है,
लेकिन फ्लॉसिंग उतनी ही मैंडेटरी है जितना आपकी ब्रशिंग मैंडेटरी है। अब आपके दांत सारे इस तरह आपस में कनेक्टेड है, राइट? सो व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रश, तो आप यहाँ भी सफाई कर रहे हैं, यहाँ भी सफाई कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, बट दांतों के दरमियान वाली जगह साफ नहीं हो रही, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो डेंटिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो रेस्टोरेशंस आती हैं या जिनकी फिलिंग्स करनी होती हैं, जो कीड़ा लगा होता है, वो दांतों के दरमियान में लगा होता है, क्योंकि उधर खाना फंसा रह जाता है, सारी रात उधर गलता रहता है, दांत साथ गलेगा, तो इट बिकम्स और लोग समझते नहीं है, कहते हैं हम तो दांत ब्रश कर रहे हैं, ये मसला क्या इतनी जल्दी कॉलर आ गए भी, बहुत जबरदस्त बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? सना बात कर रही हूँ रावतपट्टी से। जी सना, बताइए अपना इश्यू। जी वो मैंने दांत साफ करने के बारे में पूछना था और वाइट करने का कुछ बता दें। क्या बता दें? वाइट करने का तरीका, ओके। दांत साफ करने का तरीका तो ब्रशिंग है, लेकिन वाइट करने का है बाइट वाइट वाइट White. सफेद करना चाहते हैं दांतों को। आपने सना, आप लास्ट टाइम डेंटिस्ट के पास कब गई थी? मैं पिछले साल गई थी आई थिंक। पिछले साल। सना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप हर साल जा रही हैं डेंटिस्ट के पास। आपको हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। दांतों की और दांतों की सफाई के लिए जाना मैंडेटरी है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक कहावत है, या ये ओल्ड वाइव्स टेल जिसे कहते हैं, गॉसिप जिसे कहते हैं, कि जी दांतों की सफाई कराएंगे तो दांत घिस जाएंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराएं, एंड वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैंडेटरी ट्रीटमेंट है, पर्सनल हाइजीन का ट्रीटमेंट है। जी शुक्रिया। ठीक है, हाँ जी। तो ये वो that would be just स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की जब हम बात करते हैं तो वाकई आपने सही कहा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद थोड़ी सी उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, फिर वो ठंडा खाते हैं तो उन्हें लगता है, गर्म खाते हैं तो लगता है, तो क्या ऐसा होता है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये जो सेंसिटिविटी फील होती है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद, ये दिस इज द पर्सनस फॉल्ट, ये आपकी अपनी गलती है। अच्छा। बिकॉज ये जिस सना द कॉलर हु केम इन, शी इज गोइंग एवरी ईयर, हर साल बाद जा रही है, राइट? ये 6 मंथली होना चाहिए। अब वो 1 साल के अंदर जो प्लाक एक्यूमुलेशन होगी, दैट विल डिस्ट्रॉय, वो आपके गम्स को तबाह कर देती है। अब इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि आपका ये दांत है, आपका गम इज कनेक्टेड टू द टूथ, ठीक है, उसके नीचे बोन है आपकी, प्लाक आपका जो है दांत के ऊपर टच करता है। अच्छा। प्लाक की तजाबियत जो है वो ज़्यादा होती है, आपके गम्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि ये जो है ना इरिटेशन हो रही है कंटिन्यूअस, गम्स फूल जाते हैं, जिसको आप कहते हैं जिंजिवाइटिस, खून निकल रहा है। खून निकल रहा है। अब आप उसी को उसी तरह रहने दें, आप उसको नहीं साफ कराते। मसूड़ों को ये इरिटेशन पसंद नहीं, मसूड़े नीचे चले जाते हैं। अब वो जो मसूड़ा जो पहले इधर था, अब नाउ इट्स हेयर, ठीक है? तो इतना एरिया जो कि पहले बिल्कुल हड्डी के अंदर था, जिसके ऊपर बेसिकली कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि इट इज सपोज्ड टू बी इन बोन, अब वो मुंह के अंदर है। तो जब आप वो प्लाक रिमूव करेंगे, तो आपको उधर सेंसिटिविटी होगी। तो बेसिकली आपने उसको जमने ही नहीं देना, और वरना जंग की तरह हो जाता है। इसलिए जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं हर 6 माह, वरना वो बंद हो जाएगा, उसी तरह आपके दांत भी झड़ जाएंगे। तो अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं और कहाँ से? मैं तहमीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी तहमीना। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरे मसूड़ों से ब्लीडिंग समटाइम स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा जोर लगाती हूँ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड ये है कि दांत मेरे बड़े नाजुक से हो गए हैं। वो मैंने एक दफ़ा कोई लोहे की चीज़ ऐसे मुँह में डाल के उसको दबाया खोलने के लिए, तो दांत जो है ना वहाँ से टूट गया। अच्छा। और इसी तरह ये दूसरी दफ़ा भी ऐसे हो गया है, पता नहीं क्या है। और बाकी ब्लीडिंग बहुत होती है। एज भी बता दीजिए अपनी, उम्र बता दीजिए। 45. Sorry for asking the age. But Tavinder, the thing is कि एक तो you need a bottle opener. आप ना ये bottles खोलना बंद करें, because your teeth are not meant for it. ठीक है। दूसरा ये कि जो आपकी bleeding हो रही है, आप बोलते रहे, जो bleeding हो रही है, that is because of the fact that इन्होंने स्केलिंग नहीं कराई। अच्छा, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी का कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, वो विटामिन सी विल शो फर्स्ट ऑन योर स्किन। यस, ऑफ ठीक है, कोर्स। हाँ। तो वो एंड शी इज अ वुमन, तो आई पर्सनली बिलीव कि इन्होंने वो पूरा अपना किया होगा। ठीक है, बिकॉज वो दिखता है। दांतों का मसला ये है क्योंकि दांत दिखते नहीं, और दांतों का मसला जो है जब तक एक्सट्रीम नहीं हो जाता तब तक हम डेंटिस्ट के पास जाते नहीं। तो मसला इनका भी मसला यही है कि ये सिंपल स्केलिंग अपनी कराएं जाके, और इसके ऊपर परेशान ना हो कि सेंसिटिविटी होगी या दांत घिस जाएंगे। और जो दांत इनके टूट गए हैं, चिप हुए हैं, उसके अंदर सेंसिटिविटी इस वजह से है क्योंकि
जो दांत की आउटर सरफेस है वो तो एनेमल है, ठीक है, उसके नीचे डेंटिन है। एनेमल जो है वो आपके दांतों को सेंसिटिविटी और इट प्रोटेक्ट्स द टूथ, अच्छा। ठीक है। डेंटिन के अंदर हल्की हल्की ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब उसको जब ठंडा गर्म लगेगा तो वो डेफिनेटली आपको सेंसिटिविटी फील होगी। तो अगर एनिमल हट गई है, जिस तरह चिप हो गया इनका दांत, हाँ। तो वो डेंटिन एनामल बनवाने का तरीका है हाँ, कोई, वो कॉम्पोजिट फिलिंग, तो वो do फिलिंग the करा trick, हाँ, लेंगे। एक GIC और कॉलर है हो भाई, बहुत ही पॉपुलर है डॉक्टर मुनाफ, तो अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, ये जो हम आरसीटीज कराते हैं इसके बाद कैपिंग लगाना कितना जरूरी है? मैंडेटरी, यानी ये आरसीटी के बाद, रूट कैनाल के बाद कैप इज मैंडेटरी। अगर आप रूट कैनाल के बाद कैप नहीं लगवाएंगे, आपका दांत जो है ना, इट विल ब्रेक ऑफ। रूट कैनाल में हम करते ये हैं कि हम दांत की सारी जो है ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन बंद कर देते हैं, दांत डेड हो जाता है। ये इसी तरह है जिस तरह आप एक पत्ते को दरख्त से उतार के आप साइड पे रख दें तो पत्ता ब्रिटल हो जाता है, राइट। सो अब वो जो ब्रिटल पत्ता है उसको इफ यू इवन पुट एनी वेट ऑन इट, वो एकदम में क्रश कर जाता है। दांत भी इसी तरह ब्रिटल हो जाता है। उसको आप जब कवर देते हैं, यू गिविंग इट प्रोटेक्शन। सो क्राउन बहुत जरूरी है, आपने क्राउन नहीं छोड़ना रूट कैनाल के बाद। लोग कहते हैं कि ये डेंटिस्ट पैसे बना रहे हैं, वो एक्चुअली पैसे नहीं बना रहे, वो तो जरूरी जब चीज पैसे है। की बात आपने की है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट है। लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ बहुत महंगे, तो हम कहीं पे भी चले जाएंगे। सड़क पे भी बहुत लोग दांत निकाल भी देते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं दांतों में। इसमें थोड़ा सा आप प्लीज स्ट्रेस कीजिए कि जब आप कोई स्टेरलाइज चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे, या आपने किसी नर्व को छेड़ दिया है, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप किसी सस्ते डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप ये नहीं है, आप 50-50 चांस ये है कि आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी, सी और HIV करा के आएंगे। क्या ठीक करा है? के आए? हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स जो है, हम बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि डेंटिस्ट जो है वो जो महंगा डेंटिस्ट है वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो अपनी स्टेरिलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है, जिसे कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल। क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई वो एक मेथडोलॉजी बनी नहीं है, अभी तक लोगों को आइडिया ही नहीं है। हर बंदा कहता है कि यार कि दांत निकालना, दांत निकाल दो। दांत निकालना इज नॉट द प्रॉब्लम, द थिंग इज कि हाउ यू गोइंग टू डू इट। हमारे यहाँ लोग पैसे बचाने के चक्रों में उन क्लिनिक्स में जाते हैं। एक तो पहली बात, वो क्लिनिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं होते, या फिर असिस्टेंट्स होते हैं जो डॉक्टर बन के बैठे हुए होते हैं। उन लोगों को क्रॉस इन्फेक्शन का पता ही नहीं है। हम डेंटिस्ट आर द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर ये जो हमारा हेपेटाइटिस, एड्स और ये सारे फैल रहे हैं। महंगा डॉक्टर इसलिए महंगा है क्योंकि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है, उसका ओवरहेड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो कर किसके लिए रहा है? पेशेंट के लिए कर रहा है, ताकि पेशेंट को किसी दूसरे की बीमारी ना लगे। हेपेटाइटिस बी हो जाए, एड्स हो जाए, ये जानलेवा बीमारियां हैं, ठीक है, ये डेथ सेंटेंसेस हैं। और उस वक्त पता भी नहीं चलता ना, आप हेपेटाइटिस सी आपको डेंटिस्ट के पास जाने से लग गया और कोई 20 साल बाद आपको कैंसर के तौर पे वो प्रेजेंट कर रहा है और आपको पता ही नहीं होगा कि ये उस डेंटिस्ट की वजह से हुआ है। इसी पे आप थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करें। मैं बहुत बात करना चाहती थी कि किस तरह डेंटल इन्फेक्शन से रूमेटिक फीवर एंड सो मच सो के आपका हार्ट, एंडोकार्डाइटिस जो है वो तक इफेक्ट हो जाता है। फिर अभी रिसेंटली ये भी पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर का भी रोल जो है वो कहीं ना कहीं जाके टूथ से शुरू होता है। एंड यू नो, अ टूथ इन्फेक्शन और अ टूथ दैट is not treated rightly can also lead to something as random or as something so distant as breast cancer. तो थोड़ा सा आप ये बताइए लोगों को कि किस तरह से, अगर it's not just सिर्फ इन्फेक्शन की बात है, बल्कि जैसे दांतों में कुछ ना कुछ लगा देना, कोई भी चीज़ पिन उठा के लगा ली, इधर से कोई भी वो उठा के लगा लिया, वो कितना डेंजरस है? जहाँ तक ये दांतों के दरमियान में जो ये चीज़ें आप मारते हैं, पिन वगैरह, दैट विल डिस्ट्रॉय द टूथ स्ट्रक्चर, बट वो दांत को ख़राब करेगा, दांत की बेसिक जो उसकी बेसिक इन्वायरमेंट है उसको डैमेज करेगा। बट जो आपके रूमेटिक फीवर हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया, दे आर इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गम डिजीज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इट इज़ जो पेरिडोंटल डिजीज़ है, इट हैज़ बिन रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, नाउ दे रिलेटिंग इट टू ऑल्जाइमर्स। The problem is that this is where the food goes in from. Everything goes in from the mouth.
Exactly. If the mouth is not clean, if the gums are not clean, they will harbor every kind of bacteria, and that bacteria will go into your bloodstream because your gums are, आपके gums I am supposed to, आपके गम्स जो हैं वो बड़े वैस्कुलर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके सारा खून सप्लाई जो है आपके मसूड़ों में ही है। हल्का सा मसूड़े को कट पड़ जाए एकदम में मुंह लाल हो जाता है। बिल्कुल, तो सारा कुछ अंदर वहीं से जाएगा। एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं हफीजुर रहमान बलूचिस्तान खानूजी से बोल रहा हूँ। जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अच्छा बलूचिस्तान। जी बताइए, पूछिए। जी मैम, मसला ये है कि यहाँ पे जो सर्दी यहाँ पे जो आती है तो यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, हम पता नहीं ना। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि नजले की वजह से या कोई और वजह है, तो यहाँ पे सारे दांत जो है एकदम से दर्द पकड़ लेता है। ओके। तो फिर इनके लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोग यहाँ पे इतनी ट्रीटमेंट नहीं होती है, जब कोई थक जाते हैं तो कुछ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज्यादातर गोलियों पे मतलब दर्द वाली गोलियां है या इंजेक्शन है उस पे इंतजार करते हैं। दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो दांत के दरमियान जो काले धब्बे होते हैं उससे मतलब हमारा वो जो दर्द जो है वो ज्यादा और ज्यादा हो जाता है, वो किस वजह से ज्यादातर होते हैं? अच्छा सर, पहला सवाल जो आपका था कि आपको जो है सर्दी के अंदर जो दांतों में दर्द हो रहा है, जनरलाइज जो दर्द हो रही है, वो बेसिकली साइनसेस की वजह से हो सकती है। अपर वाले जो ऊपर के दांत हैं सारे, उनके साथ मैक्सिलरी साइनसेस अटैच्ड हैं, तो अगर आपके साइनस इन्फ्लेमेशन है तो उसकी रैपिड पेन दांतों में आ सकती है। तो उसके लिए आप स्टीम वगैरह लें या किसी ENT को दिखाएं, जो ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर हैं, वो दे माइट बी एबल टू गाइड यू कि ये दांतों की वजह है कि साइनसिस की वजह है। बट दूसरा जो आप जो कह रहे हैं धब्बों की बात, बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा है। सो बिकॉज द फ्लोराइड कंटेंट जो है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, उसकी वजह से धब्बे अगर पड़ रहे हैं तो उससे एनेमल फॉर्मेशन जो है, जो दांत की प्रोटेक्टिव लेयर है, वो इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली मेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बहुत सारे ये जो टूथपेस्ट होते हैं इनके अंदर फ्लोराइड एडवर्टाइज किया जाता है। तो क्या टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड का ज्यादा होना तो डेंजरस है और वो स्टेनिंग करता है? नहीं, जो फ्लोराइड कंजम्पशन में है, ठीक है, वो जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता। फ्लोराइड इज वेरी बड़ी जरूरी चीज है दांतों के लिए, डिसेंसिटाइज करती है, दांतों को स्टेबलाइज रखती है। इट्स अ गुड न्यूट्रिशन फॉर द टूथ। बट टूथपेस्ट का जहाँ आपने जिक्र किया, क्या लोगों को ये, आप लोगों में से किसी को आई थिंक ये अंदाजा नहीं है कि टूथपेस्ट के नीचे एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जिसके अंदर ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, और यानी देयर डिफरेंट कलर्स टू। डू यू नो? आई डोंट थिंक नोबडी नोज जो ब्लैक वाली टूथपेस्ट हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Oh my God! That's why it's a black strip. It is not supposed to be used. जो red strip है, that is mostly with medicated toothpaste. जो blue strip है, that is mostly hybrid, so you can actually use it. Green is herbal. Okay. Blue is safe. You can use it. You can. It is not. तो आप नीला वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर green is mandatory. तो वो herbal है। Green is herbal. Herbal is the best टूथपेस्ट पॉसिबल। ठीक है। आप जितनी टूथपेस्ट अभी मार्केट में देख रहे हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, सारी ब्लैक स्ट्रिप्स नीचे हैं, विच इज नॉट मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज टॉक्सिक फॉर अस। हमारे यहाँ लोगों को ये एहसास ही नहीं, हम सस्ती सी जाके 15 रुपए की टूथपेस्ट लेके स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली आप पॉइजन अपने मुंह पे लगा के आप उसको दांतों को लगा रहे हैं, और ये हमारी हेल्थ सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी मिनिस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे कमर्शियल सेक्टर को ये बताएं कि ये कंज्यूमर सेक्टर दे शुड टारगेट दिस, कि भाई आप लोगों को बताओ इस बात का कि ये इंसानों के लिए नहीं बना हुआ। तो बेसिकली काला वाला जो स्ट्रिप है वो वाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जो नीला वाला है वो ठीक है, और जो सब्ज वाला है वो आपकी दांतों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों वगैरह से बना हुआ है। और मोस्टली जिनके अंदर दवाई होती है या जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, दैट इज विद द रेड, वो लाल होते हैं जिसके अंदर कोई दवाई होती है। तो ये जो माउथ वॉश है, क्लोरहेक्सिडीन है, या माउथ वॉश के बारे में आप क्या कहेंगे? माउथ वॉश इज गुड, बट आई एम अ बिट conventional on it, so मेरे ख्याल से पर्सनली जो बेस्ट माउथ वॉश है, दैट इज ल्यूकवार्म with a lot of salt water in it. मतलब नीम गर्म पानी में आप नमक डाल के जो गरारे करते हैं वो बेस्ट है, और कुल्ली भी करते हैं, और इससे बेहतर हीलिंग इफेक्ट किसी और चीज का नहीं है।
अच्छा, जितने भी क्योंकि इन्फ्लेमेशन सब कुछ ही कम हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन कि कैंसर रेशियो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ गई है, ठीक है। हर बंदे को हर किस्म का अनोखा कैंसर निकल रहा है। वजह यह है कि हमने अपनी बेसिक्स को छोड़ के अपने रूट्स सिंथेटिक्स हमने सिंथेटिक्स पे ज़्यादा चले गए ना। क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉशेज एंड ऑल दीज आर, ये सारे मेडिकेटेड माउथ वॉशेज हैं, इट्स अ मेडिसिन। अगर आप रेगुलर यूज़ में लेना स्टार्ट कर देंगे वो चीज़ जो कि कभी कभार इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उसका कोई तो साइड इफेक्ट होगा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा उसके अंदर क्लोरहेक्सिडीन है, शायद क्लोरहेक्सिडीन इज वेरी गुड फॉर अस, राइट। तो दूसरे कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? असलम बलोच बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैडम, अस्सलाम। सर ये हम लोग टूथ ब्रश चेंज करते हैं, सर टूथपेस्ट भी चेंज करना चाहिए? और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा दोस्त के यानी मुंह से बदबू आता है, इसकी वजह क्या है, क्या करना चाहिए सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पहले टूथपेस्ट का जहाँ तक आपका जिक्र किया, वो मैंने आपको टूथपेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज तो बता दी बेसिकली कि आपका ब्लैक हरा वाला है, करें, सब्ज वाला इस्तेमाल करें। सो यू के आप सब्ज या नीले वाली कोई भी टूथपेस्ट जिसके नीचे स्ट्रिप जो है नीली है या ग्रीन है, यू कैन यूज इट। जहाँ तक चेंज करने का सवाल है कि टूथपेस्ट चेंज जब खत्म हो जाए चेंज कर ले, लेकिन यानी यू नो यू कांट ब्रांड ना चेंज करें, एक चीज यूज्ड टू हो गए तो अच्छी ये बात है, उसको रहने दें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई बदबू का, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अब बदबू की वजह क्या है? बदबू की वजह यह है कि जब मसूड़े ब्लीड करते हैं तो खून जो है वो मुंह में रह जाता है। अब मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं जो कि उसको हेमोलाइज करते हैं। ठीक है। जो ब्लड की हेमोलिसिस है, जो या ब्लड की जो ब्रेक डाउन है या जो उसका जो टूटता है ब्लड, उसकी वो स्मेल है। और ह्यूमन ब्लड स्मेल्स द मोस्ट, यानी कि इंसानी खून की सबसे ज्यादा स्मेल है। तो वो जो उनके मुंह से स्मेल आती है, दैट इज बिकॉज उनके मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं। अगर वो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराना स्टार्ट कर दें या दांतों की प्रॉपर सफाई रखें, और सफाई जो लोग नहीं करते और अंदर फंसा रह जाता है खाना, फिर वो भी तो सड़ता है, उसकी भी तो बू आती है। लेकिन ये जो हेमोलिसिस है ना, हेलोटोसिस जो है, जिसे आप कहते हैं गंदी बू या भापे, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, आई रियली लाइक दैट। सो वो जो है भपके यस, तो वो जो है हमारे यहाँ बड़ी कॉमन चीज़ है। यानी कि किसी को, क्योंकि आपके मुंह से जब आ रही है तो आपको एहसास ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, अगला बंदे का बेचारे का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो वो इनको डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराएं, दिस विल बी जस्ट फाइन। और ये एकदम से ख़त्म नहीं होगा, तो इट विल स्लोली टेपर डाउन। तो इनको बार बार ये जो है ना सफाइयों की सारी टेक्निक। अच्छा, वैसे आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए दांतों के लिए? कहते हैं ना मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा या आपके सोडाज वगैरह रख के नहीं सोना चाहिए, या वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये जो कैल्शियम है या विटामिन डी है या विटामिन सी है, इसका क्या रोल है इन स्ट्रेंथनिंग द टीथ एंड व्हाट इज आइडियल, मतलब क्या खाना चाहिए दांतों के अच्छी? अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, इसलिए पूछ रही हूँ कि कहते हैं ना कैल्शियम विटामिन डी ने आपके दांत बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जब आपका एक दफा दांत बन जाता है ना, उसके बाद दांत के अंदर तो कोई बच्चों को खिलाना चाहिए। हाँ जब एक आपकी जो ग्रोइंग स्टेज है ना, उसके अंदर तो आपने अपनी डाइट बड़ी अच्छी रखनी है, कैल्शियम डाइट रखनी है, आपने ये एक्सेसिव फ्लोराइड वाटर नहीं इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट बेसिक्स अपनी मेंटेन रखेंगे, आपके दांत ठीक निकलेंगे। ठीक है। जब एक दफा दांत बन गया है, वो अल्लाह मियाँ ने आपको दे दिया, ना उसका ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। विटामिन सी, कैल्शियम, ये सारी जो ऑल द न्यूट्रिशन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके गम्स को बेहतर कर देंगी, आपके बोन स्ट्रक्चर को बेहतर कर देंगी। लेकिन दांत के स्ट्रक्चर को जो एक दफ़ा अल्लाह ने बना दिया, दैट्स विद यू नाउ, टेकिंग उसका ख्याल रखना इज विद यू। तो इसमें ये जो पान, सुपारी, सिगरेट है, इसका बताइए। ये बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग इधर रखते हैं सुपारी और फिर कहते हैं मेरे दांत तो बड़े खराब है। नहीं, वो सुपारी सिर्फ दांत खराब करने की एक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका तो ओरल कैंसर। हाँ, कैंसर आप कराची में ओरल कैंसर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। क्यों? पान, क्योंकि गुटखा बहुत ज्यादा, यानी कि अच्छा, ये जो नस्वार रखते हैं, सेम प्रॉब्लम। चूइंग टबैको, जहां आपने चूइंग टबैको रखा हुआ वहां से आपका मसूड़ा गल जाता है। जहां आपने नस्वार रखी हुई है, वहां आप अगर कभी खोल के जिसने नस्वार रखी हुई है उसके नस्वार हटाए तो नीचे से पर्पल हुई होती है पूरी, पूरा गम इज रूइंड। और अब इसके अंदर आई कांट रियली से कि आप ना रखें, बिकॉज टेक्निकली सारों को पता नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो रखते भी हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि आप एक जगह पे ना रखें,
अच्छा, उसको चेंज या कर देते उसमें ताकि यानी सारे कि मसूड़े आपके इक्वली खराब हो। ठीक, क्योंकि कोई आप एक जगह को ना करे। उससे प्रॉब्लम ये है कि जो जगह आपने खराब कर दी उसको एटलीस्ट हील होने का टाइम मिल थोड़ा जाएगा, सा टाइम। कैंसरस नहीं बनेगा। हीलिंग के लिए कौन सी चीज अच्छी है? जैसे दांतों के अंदर बहुत लोग मंजन वगैरह, एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा ख्याल है कॉल इनकी ड्रॉप हो गई। तो पूछ रही थी कि हीलिंग के लिए, दांतों की हीलिंग के लिए क्या लगा लेना? जैसे लौंग कहते हैं कि ये जो बहुत अच्छी है, क्लोव रख लेना, इज इट गुड? ना लौंग रखने का जो फिलॉसफी है पीछे के आप जो लौंग रख रहे हैं, वो लौंग इज अ टॉपिकल एनेस्थेटिक। अच्छा, तो वो नम कर देता है, थोड़ी देर के लिए सुन कर देता है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको थोड़ी देर के लिए नम कर देगा। ओके। लेकिन लौंग इज ट्रीटमेंट नहीं है। बट लौंग का तेल जो है वो कई लोगों को इमरजेंसी के अंदर रात को जब दर्द ज्यादा हो जाता है तो वो अगर लगा लें तो इट्स वेरी इफेक्टिव। अच्छा, तो ये तो और वो फर्स्ट एड अच्छी तो दे पहले गरारे करें नीम गर्म पानी में नमक डाल के। अगर दर्द हो रही है तो नहीं, दर्द में दर्द तो फिर लौंग रख लें भाई, ठीक है, फिर लौंग रख। लेकिन डेंटिस्ट के पास जरूर जाए। अच्छा, डेंटिस्ट के पास जाने से पहले अगर दांत से बिल्कुल ही दर्द हो रहा और डेंटिस्ट फोन नहीं उठा रहा, तो रात के वक्त आप क्या कहेंगे कि उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कोई ब्रूफिन खा लें? एटलीस्ट डेफिनेटली वो फर्स्ट एड तो देनी जरूरी है, बिकॉज दांत का दर्द इज अनकंपेरेबल टू एनी अदर पेन। यानी जो दांत का दर्द है वो दैट नानी याद आ जाती है। हाँ, नहीं वो एक्चुअली द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। कॉलर भी आ गए हैं, चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी कॉल लाइंस को क्या हुआ है? कॉलर आते हैं और फिर उसके बाद आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जी कौन, बताइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, हाँ जी, बताइए। मेरे जो दांत है ना जी 8-9 महीने से बिल्कुल हिल रहा है वो, लेकिन गिरता नहीं है। इसका क्या हल करूंगी? सर इसको निकलवा दें। उम्र कितनी है आपकी? ये हाल बिल्कुल दांत बिल्कुल मुकम्मल हिलता है। नहीं, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र तो बहुत काफी उम्र है, 78 साल। माशाल्लाह, फिर निकलवा दें। सर आप दांत निकलवा दें। जब एक दफा दांत इस तरह हिल जाए तो वो वापस ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो जड़ है वो हड्डी के अंदर होती है। अगर हड्डी को जड़ ने छोड़ दिया है और दांत हिलना शुरू हो गया है, इसको आप वापस अटैच नहीं कर सकते। इसको निकलवा देना बेहतर है। अच्छा जी, हाँ जी, बस फिर निकालना पड़ेगा, मतलब बस इंशाल्लाह। निकालना पड़ेगा। नहीं चलिए, उनका दांत हिल रहा है और वो निकाल। अच्छा, इस एज ग्रुप की जब बात करते हैं तो हम डेंचर्स बहुत लगते हैं और सारा कुछ, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ओल्ड एज डेंचर्स, ओल्ड एज में अगर मसला हो जाए, दांत गिर जाए, तो क्या इनके लिए ऑप्शंस है? क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बोलना, खाना। टॉकिंग अबाउट 78-79 ईयर ओल्ड पेशेंट्स, इनके लिए तो अब डिपेंड करता है कि इनकी बाकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। दांतों को रिप्लेस करने के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। डेंचर तो होता ही होता है, डेफिनेटली सारों को पता है। दूसरा ब्रिज है जो कि बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, ठीक है। और तीसरा जो अब पूरी दुनिया में बड़ा कॉमन हो गया, पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबिलिटी उसकी आ गई है, वो इम्प्लांट्स हैं। ठीक है। इम्प्लांट्स जो है दैट वो क्लोजेस्ट है आपके नेचुरल दांत के पास। यानी जो अल्लाह का दिया हुआ दांत था, उसकी अगर रिप्लेसमेंट आप कभी कराना चाहते हैं तो इम्प्लांट इज़ द बेस्ट, क्योंकि उससे ये है कि आपके साथ वाले दांत ख़राब नहीं होते। ठीक है, आप इम्प्लांट दरमियान में लगाएंगे, साथ वाले दांतों को आप कोई किसी तरह से ग्राइंड नहीं करेंगे जिस तरह आप ब्रिज में करते हैं, क्योंकि ब्रिज में आप दोनों दांतों को ग्राइंड करके दरमियान में एक आप ब्रिज दे देते हैं। ठीक है। अब उससे मसला ये है कि दो आपने हेल्दी दांत भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए। डेंचर तो आप उतारते चढ़ाते रहते हैं, वो आई डोंट रियली थिंक के वो इतना कंफर्टेबल है। मैंने अभी तक बड़े कम लोगों से मिला हूं जो कि कहते हैं कि डेंचर के साथ हम बड़े कंफर्टेबल हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसीजर। कॉलर आ गए भाई मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। बताइए। मेरा डॉक्टर से सवाल है कि मेरी एज 40 है, लेकिन मेरे दांत झड़ रहे हैं, उनसे जगह जगह से किनारे हैं, वो टूट रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। चीज़ें खाना भी नहीं खा सकती मैं, दरारें भी पड़ रही हैं उसके अंदर। आपने कभी ये एहसास हुआ है आपको कि जब आप सो के उठी हो तो आपको जबड़े में दर्द हो रही हो, सारे जबड़े में, या फिर पिंडलियां आपकी दर्द कर रही हो? नहीं। अच्छा, ये मोस्टली जो दांत चिप होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, ये मोस्टली उन लोगों में होते हैं जो कि रात को दांत ग्राइंड कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह से यू जो क्लेंच करते हैं टीथ, जो ब्रुक्सिज्म है रात को, ये जी। मोस्टली ये आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट मिड एज के अंदर जी। इट टेंड्स टू एक्चुअली हैव ये स्टार्ट हो जाता है।
कि आप ब्रुक्सिज्म की तरफ चले जाते हैं। लाइफ स्ट्रेसेस अच्छी खासी होती हैं, अच्छी खासी चेंजेस कभी भी कभी आ कुछ रही होती ऐसी हैं। सिचुएशंस होती है ना जिसपे आप कहना बहुत कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे होते, तो फिर यही एक वही, ऑप्शन रह जाती वो है। दांत चबाना जो है वो एक हैबिट भी बन जाती है, Yes. बिकॉज बड़ी एक ये सब्र कर करके सबकॉन्शियसली ना? एक जी। सेटिस्फाइंग सी फीलिंग भी है, बिकॉज आप एक रिवेंजफुल फीलिंग जो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यू डैमेजिंग योर टीथ, क्योंकि दांत आपस में घिसाने के लिए जो है ना वो, बिकॉज इनेमल इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सख्त मटेरियल नहीं नहीं है, यही रह भी जाता है ना फॉसिल्स वगैरह में। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स देयर, और यही दूसरे दांत का एनेमल खराब कर सकता है। हम डायमंड कट डायमंड, तो फिर दांत डायमंड कट कट डायमंड, हम वी जो हम डायमंड जो हम बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, दे आर डायमंड डस्टेड बर्ड्स, Okay. क्योंकि एनेमल को वरना अदरवाइज आप डिस्टर्ब ही काट नहीं नहीं कर सकते। सकते। सो इफ यू वांट टू कट द एनेमल, यू नीड डायमंड टू कट द एनेमल, सो इट्स वेरी हार्ड, सो इट विल डिस्ट्रॉय द अदर एनेमल ऑफ द तो टीथ। हाउ डज शी प्रिवेंट इट? नट्स खा लें, कोई क्या करें? नाइट गार्ड्स। अच्छा, नाइट गार्ड। यू नीड अ नाइट गार्ड, यू नीड टू कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ कि यार मैंने दांत नहीं ग्राइंड करने, मैं अपने दांतों को खराब कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक अब ऐसी जो habit है दांत जो- इनके टूट चुके हैं उनके लिए ये क्या करें, जो चिप ऑफ हो अगर चुके तो हैं? ब्रुक्सिज्म है, हाँ। अब मैंने इनको देखा नहीं है, पता तो नहीं है आई इनकी रियली डोंट नो कि ये इनका ब्रुक्सिज्म की वजह से है या फिर इनकी कोई कीड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से दांत टूट गया। अगर तो ये दांत चबाने की वजह से है, तो इनको इनकी रेस्टोरेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बिकॉज जो भी आप लगाएंगे ये दांत ग्राइंड करेंगी वो तोड़ देंगी। बस उनको गार्ड लगाना, हाँ, लेकिन उनको बहुत गार्ड जरूरी लगाना बेहतर है ताकि हैबिट और जो टूटा हुआ है उसको रेस्टोरेशन हो restore सकती है कर दें, बाद में filling कर दें अच्छा, उसको। इससे मुझे याद है कि बच्चे जो हैं, बच्चों की डेंटिशन के बारे में क्या कहेंगे? चूसनी या फीडर बुरा होता है, अच्छा होता है? कहते हैं ना चूसनी मत लो, उससे टेढ़े हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से कीड़ा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हर वक्त दूध ही पीने से भी ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं, फॉर चिल्ड्रन स्पेशली। नन ऑफ द थिंग्स जो कि आपने सारी लिस्ट जो बताई है उसमें myths से की। कोई भी चीज दांतों की दुश्मन नहीं है। अच्छा, दांतों चूसनी नहीं है दुश्मन- दांतों की दुश्मन? नहीं, चूसनी फिर तो सासू we- माँ तो माँ का, नहीं, नहीं, खाने बहू का पीने। No, no, रख के खाने रखती पीने है। खाने पीने ठीक है, खाने हाँ। पीने लाइक चॉकलेट्स हो गई, ये जो बातें आप कह रही थी, इनमें ये दांतों को डैमेज नहीं करती। अगर हाँ लगी रह जाए और आपने दांत ब्रश नहीं किए तो वो फिर आपका खराब करेगी, जैसा दूध कहते हैं दांत खराब कर देते हैं बच्चों के। कोला तो करता है, फास्फोरिक एसिड हाँ, इतना हाँ, ज्यादा वो तो होता है, that कोला is- तो डेफिनेटली करता है, राइट? that is really bad. Carbonated drinks are terrible. ओके, ठीक है ना? कॉलर की तारीफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, good back. लवली Hello, कॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड अ लॉट ऑफ लेडी कॉलर्स टुडे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, बताइए वालेकुम कौन बोल अस्सलाम। रही हैं, कहाँ से? अच्छा, मैं रुबीना कराची से बात कर रही हूँ। जी, बताइए। एक्चुअली रिसेंटली मैंने दांतों में ब्रिजिंग कराई हुई है, ओके, और ब्रिजिंग के बाद मुझे बहुत इशू हो रहा है कि जैसे ब्रिज वाले जो दांत थे वो और मेरे जो एक्चुअल पीछे मोलर दांत थे उसके बीच में गैप आ रहा होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील होता है, और एवरी टाइम आई हैव टू यूज फॉर फ्लॉसिंग। तो इसके आपने- हवाले से आपने क्या बताइए। कराया? ब्रिजिंग। ब्रिजिंग कराई। ब्रिजिंग कराई है। मैं यही अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि ब्रिजिंग से होता सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इर्द गिर्द के दांतों को जब ग्राइंड करके पूरा ब्रिज लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर स्पेसेस डेफिनेटली आएंगी। मसूड़े नीचे जो है आपके जो दांत गायब थे उस जगह पे जो उन्होंने मसनूई दांत लगाया है उससे वो मसूड़ा ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, क्योंकि हड्डी के ऊपर कोई बेसिकली हड्डी का लेवल जो मेंटेन रहता है आपके मुंह में, वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये कंटिन्यूस okay. प्रेशर पड़ रहा है, तो वो उधर रिपेयर भी हो रहा है और हड्डी अपने आप को मेंटेन कर रही है। हाँ। जब उधर से दांत हट जाता है तो जिस्म कहता है कि यार इधर तो हड्डी की जरूरत छोड़ ही दो नहीं इसको। है, तो वो फिर हड्डी नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है। जब हड्डी नीचे जाएगी मसूड़ा भी नीचे तो क्या जाएगा। करें फिर, ये ब्रिजेस हटवा के क्या करें? इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स करवाएं। हाँ, लेकिन वो महंगा नुस्खा है, लेकिन लेकिन परमानेंट अच्छा तो है ना, बार बार इनको ये एक नया प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ब्रिजेस के साथ हमेशा यही मसला होता है कि आपके आगे पीछे खाना भी फंसेगा, उसके नीचे भी स्पेस आएगी, उससे बैड ब्रेथ भी डेवलप होगी, और साथ वाले जो दांत जिनके ऊपर आपने ब्रिज लगाया है वो एंड ऑफ द डे रूट कैनाल का दे विल मूव टुवर्ड्स रूट कैनाल्स। तो इम्प्लांट्स अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि जो जी। मेरे अपने डेंटिस्ट थे उनका कहना है, जी, क्या कहना है? उनका कहना है कि इसका हल ये है कि आपका जो पीछे मोलर दांत आपको तंग कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा, बट इट्स बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं वो भी निकालूं तो फिर ये इशू रिजॉल्व तो होना नहीं है। तो आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे? अगर खाना दोनों के दरमियान में फंस रहा है और जो सबसे पिछला दांत है वो अकल दाढ़ है, जी जी,
फिर तो कुछ मुझे शायद एथिकल लाइंस के ऊपर कुछ समझ आ रही है कि दांत निकालने को क्यों कह रहे हैं। अगर तो वो दांत अकलदार नहीं है और नॉर्मल दांत यानी कि नंबर 7वां दांत है या छठा दांत 2 मोलर्स में से 6 या 7 मोलर है, तो फिर तो मेरे ख्याल से एथिकली वायबल नहीं बनता उस दांत को निकालना। और अगर खाना फंस रहा है तो अगर ब्रिज चेंज करा लें तो दैट वुड बी बेटर, ताकि ब्रिज का अगर कांटेक्ट पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आपका खाना उन दोनों दांतों के दरमियान में नहीं जाएगा। लेकिन देन अगेन अगर डेंटिस्ट आपको ये कह रहे हैं कि वो दांत निकालना है और वो दांत अकलदार है तो निकलवा देने में हर्ज कोई नहीं। तो ये अकलदार के बारे में ही बात कर लेते हैं। अकलदार बहुत लोगों को तंग करता है, अकल आती नहीं आती, अकलदार जरूर आ जाता है, फिर इम्पैक्शन और ये और वो। तो व्हाट इज अकलदार बेसिकली? ये जो विजडम टूथ है ये किस उम्र में आता है, कब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कब इसको निकलवाना ठीक है कब नहीं है, अच्छा, और ये क्यों आता है बेसिकली? अकल तो नहीं आती है इसके साथ। पार्ट ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली। ये सप्लीमेंट्री टीथ हैं जो हम 32 दांतों में इनको इंक्लूड करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर बड़े कम लोग ऐसे हैं जिनके 32 दांत पूरे होते हैं। अच्छा। अकल दाढ़ें मोस्टली निकली हुई होती ये अगर तो अपनी पोजीशन पे प्रॉपरली आ रहे हैं ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप इनको रहने दें। लेकिन अगर तो ये अपनी पोजीशन पे नहीं है या फिर जबड़े में इतनी जगह नहीं है कि वो अपनी जगह पे आ सकें तो इनको निकलवा देना बहुत बेहतर है, क्योंकि इससे अगले वाला दांत जो है उससे आप चबाते हैं तो वरना वो हिलता नहीं, वो उसके अंदर खाना फंस फंस के वो कीड़ा लग जाता है। और जब कीड़ा लग जाएगा तो उसी की रूट कैनाल होगी, फिर उसी का क्राउन होगा, तो वो इट बिकम्स वही अगेन पूरा एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको निकलवाएंगे, फिर इम्प्लांट कराएंगे, तो वाई गो थ्रू इट? गेट द विजडम टूथ रिमूव्ड। तो विजडम टूथ निकलवा देना चाहिए अगर तंग करे तो। अगर तंग करे तो, वरना नहीं, वरना कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये जो बच्चों में आज बल्कि कॉस्मेटिक तौर पे थोड़े से कॉस्मेटिक्स पे आ जाते हैं कि भाई अच्छी स्माइल चाहिए तो ब्लीचिंग कराते हैं, ठीक है? तो हाउ गुड इज दिस ब्लीचिंग? और कुछ लोग तो आप देखिए, आप आजकल सब वेब डॉक्टर का जमाना है, हर कोई गूगल करता है ब्लीच कैसे करना है, कोई बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा रगड़ रहा होता है, कोई कुछ रगड़ रहा होता है। तो इसके बारे में बता दीजिए कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सही तरीका है, और वो जो व्हाइटनिंग व्हाटएवर मिलता है। एज डेंटल सर्जन्स वी हमें अलाउड एथिकली वी आर बाउंड टू सेव टूथ स्ट्रक्चर। हमारा जो बेसिक एथिक्स है कि ये है कि भाई आपने दांत को बचाना है। तो सारे प्रोसीजर्स वो जो कि आपके दांतों के स्ट्रक्चर को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं, हमें उनको प्रिस्क्राइब करना नहीं बनता। तो ब्लीचिंग करता है, ब्लीचिंग डैमेज करता है दांतों को, जैसे स्किन को करता है और वो वाइट करे जाते हैं, उसी तरह दांतों को भी करे जाते हैं। एक और कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही है, कहाँ से? जी, मैं सुबह बात कर रही कोटा से। आप अपना टीवी ऑफ करके जरा बात करेंगे, आपकी आवाज बहुत वो हो रही है, बताइए। जी, मैं ये बता रही थी कि मैंने 5-6 दांतों का जो है वो कवर लगाया है, ऊपर वाले दांतों का। वो बार बार निकल रहे हैं, पता नहीं डॉक्टर ने कैसे मटेरियल लगाया कि वो मुझे 2 दफा तकलीफ दे रही, बार बार निकल रहे। आप मुझे कोई ऐसा वो सोल्यूशन बताए कि बार बार ना निकले, कि मैं डॉक्टर को क्या कहूँ? कवर लगाया जो बार बार निकल रहे हैं। ये जो अब इसके अंदर मेरा दिल तो शॉट मारने का कर रहा था। द थिंग इज के वो तकलीफ थी, जो 5 दांत मुसलसल निकलते हैं, 2 दफा निकले हुए, उन्होंने कहा कि ये नहीं निकलेंगे अभी, लेकिन वो 2 दफा बार बार निकल। जब ब्रिज ठीक ना बना हो ना, जब आपका ब्रिज जो है वो रॉक कर रहा हो या हिल रहा हो मुंह के ऊपर, तो जो मर्जी सीमेंट आप लगाएंगे वो जो है ना, जब भी आप प्रेशर डालेंगे उस पर तो हल्का हल्का करके वो हिल के निकल जाएगा। अगर ये रेस्टोरेशन जो आपके मुंह में है जो कि बार बार निकल रही है, अगर ये नहीं बनाई जाए और बेहतर तरीके से बनाई जाए तो आई गेस और सही मटेरियल्स के साथ। थोड़ा सा ये भी बताएं ना कि इतना जब महंगा ट्रीटमेंट होता है तो इसलिए होता है कि मटेरियल सही लगे होते हैं। अगर आप सस्ता मटेरियल और बेकार मटेरियल लगा देंगे तो फिर यही हाल होता रहेगा बार-बार। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ मसला ये है कि हर बंदा जो है ना समझता है कि इसके अंदर भी आप अपना शॉर्टकट निकाल सकते हैं, कटिंग कॉस्ट करने और बस। कि आप जो है इसके अंदर अच्छा ये अच्छी कंपनी का ना इस्तेमाल करें, कोई अपना खुद ही बना के लगा दें। ये हमारे यहाँ, हम असल में पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, इंजीनियर भी है, पॉलिटिशियन भी है। हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है। राइट। आप जितना मर्जी कह लें, नहीं वो टैक्सी वाले ने जेड़ा किया सी ना वही सच है, ठीक है? तो हमारे यहाँ ये हम सुनी सुनाई बातों पे इतना बिलीव करते हैं कि हमने प्रोफेशनल्स के एक्चुअल एडवाइसेस को वी डोंट रियली केयर अबाउट देम। हम जो है खैर हमारे डेंटिस्ट भी कुछ ऐसे ही हैं कि एक दफ़ा अगर डिग्री मिल गई है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आगे पढ़ें ना, ठीक है? यू नीड टू स्टडी। आपको लेटेस्ट जो मटेरियल्स आ रहे हैं मार्केट में आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके पेशेंट्स आर केटर्ड वेल।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए, ये ऑर्थोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? क्योंकि ये बहुत लंबी आप लोगों के आगे लिस्ट होती है, तो थोड़ा सा बता दें सो पीपल नो कि किसके पास जाना है। So your orthodontist is the one जो कि आपके ब्रेसेस लगाते हैं, जो कि आपकी अलाइनमेंट के लिए, दांत सीधे करने के लिए। जो एंडोडोंटिस्ट है वो आपके रूट कैनाल्स करते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशलिस्ट, हाँ, जो अंदर से दांत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द वगैरह। इम्प्लांटोलॉजिस्ट वो हैं जो कि जब एंडोडोंटिस्ट फेल हो जाता है और दांत निकल जाता है तो नया जो इम्प्लांट लगाते हैं वो इम्प्लांटोलॉजिस्ट लगाते हैं। देन देयर ओरल सर्जन्स जो कि आपके कैंसर्स रिमूव करते हैं, आपके फ्रैक्चर्स ठीक करते हैं। देन देयर ऑपरेटिव यानी देयर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, जिसके अंदर आपकी फिलिंग्स होती हैं, फिशर सीलिंग्स होती हैं, वेनेयर्स, एंड देन देयर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट एज वेल, जो कि आपके बेसिक एस्थेटिक्स को देख रहे होते हैं कि आपके दांतों की लुक कैसी है, शेप कैसी है। तो ये जो ट्रेंड है कि यंग लड़कियां जो है वो कहती हैं भाई हमारे दांत बिल्कुल सही नहीं है, दो बाहर की तरफ हैं और ब्रेसेस लगा लेती हैं, सो इज दैट गुड? दैट्स और किस एज में लगाने चाहिए ब्रेसेस, और उसकी क्या केयर है, और कितने अरसे लगे रहने चाहिए? जो ब्रेसेस है ये दांतों की अलाइनमेंट सिर्फ खूबसूरती के लिए ज़रूरी नहीं है, दांतों की सफाई के लिए भी ज़रूरी है। कॉलर आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं सफर से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाएं। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह, और मैं अभी थोड़ी देर से उठा हूँ और आपका प्रोग्राम मैंने जैसे बोला है टीवी में, हम बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सर। और बहुत अच्छी नॉलेज, और डॉक्टर साहबा भी बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन कर रही है। सर मेरा सवाल ये है कि जो दांत हैं उनमें कीड़ा जो है जो लग जाता है, कैविटी जो कीड़ा, तो वो लग गया है। उसका एक तो कोई ऐसा हल बताएं जिससे कि वो बढ़े नहीं। अगर लग गया है, एक तो ट्रीटमेंट है जो आपकी क्लिनिक पे आए या कहीं डॉक्टर के पास जाए, जो भी है, एक तो वो हल बताएं, लेकिन एक घरेलू बताएं ताकि वो बढ़े नहीं। जहाँ अभी हेड स्टार्ट हो गया है, लग गया है, उसका कोई घरेलू कोई एक हल होता है। दूसरा ये सर, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए सर बताएं कि उनका क्या है, अगर जिससे उनके दांत झड़ रहे हैं, अब साइडों में झड़ गए हैं तो ठीक है, जिससे फ्रंट के दांत हैं अगर वो खुदा न खासा गिर जाते हैं या कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो उनका क्या हाल है? जो डायबिटीज बस आपको पता है कि बड़े इश्यूज होते हैं, तो ये पेशेंट्स है, ये कैसे बताएंगे? पहला जो आपका क्वेश्चन है कि दांत जो अगर डैमेज हो गया तो उसको हम ठीक किस तरह करेंगे, कीड़ा लग गया, कीड़ा लग गया तो बड़े किस तरह। मसला ये है कि आप उसको, अगर कीड़ा लग गया आपके दांत को, तो आप जो मर्जी कर लें, आप उस दांत को उतना साफ नहीं रख सकते कि बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए वहाँ से। सो आपको ज़रूरी ये है कि जहाँ से दांत डैमेज हुआ है वो डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि वो उस जगह को अच्छी तरह साफ़ करके उसकी फिलिंग कर दे, तो फिर दांत आपका आगे डैमेज नहीं होगा। अगर आपने उसी कीड़े को लगा रहने दिया और कहा कि मैं इसको खुद साफ़ करूँगा, तो वो ये बैक्टीरिया हम देख नहीं सकते, ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। सो बेसिकली यू रियली कांट से कि मैंने इसको अच्छी तरह साफ कर दिया और अब आगे नहीं बढ़ेगा। बस एक दफा एक कीड़ा लग गया तो लग भी गया। हाँ, तो उसको अच्छी तरह आपको पूरा क्लीन करके हेल्दी स्ट्रक्चर दांत का मेंटेन करके उसके बाद फिलिंग करनी जरूरी है, ताकि वो बैक्टीरिया जितना डिके है वो खत्म हो सके। दूसरा आपका सवाल जो है, जो डायबिटीज वाला, वो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरी आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट रिसर्च। ठीक है। जिनका HB1AC जो है, दैट इज HbA1c जो है, दैट इज above 6, 7, 8, दे शुड मैंडेटरी क्लीन देयर गम्स। हमारी रिसर्च ये थी कि हमने जिनके HbA1AC थे above 10, हमने उनको अपने रिसर्च में रखा था। उनके गम्स को हमने अच्छी तरह साफ़ किया, उनके दांतों को हमने, ऑल दोज जो कि ख़राब दांत थे उनको हमने वी रिमूव देम, मेंटेन द रेस्ट ऑफ द टीथ, and in 6 months, ठीक है, after the whole procedure was done, their indicators were below 5. Mashallah. Gum disease is a major problem in diabetes, and diabetes is directly correlated, ठीक है, with gum disease. There इतनी ज़्यादा research है इसके ऊपर, आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर ये अवेयरनेस अब आनी स्टार्ट हो गई है, पूरी दुनिया में इट हैज़ बिकम अ मेजर सब्जेक्ट नाउ, क्योंकि मसूड़े वरना लोग कहते हैं छोटा बॉडी पार्ट है, इसको आप किस तरह इतना बड़ा मेजर सब्जेक्ट बना रहे, बट इट इज़ एक्चुअली कोरिलेटेड विद सो मेनी थिंग्स। जैसे कि अगर आपके गम्स साफ रहें और अगर आप अपने गम्स को क्लीन रख सकें, तो आपको ऑल्जाइमर्स जैसी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जस्ट इमेजिन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड टू द ब्रेन, प्लस
preterm low birth weight babies which are produced, they, the mothers with bad gums have 70% chances of producing preterm babies. Now just imagine the smallest part of the human body. आप सोचिए ना, ये किसी को नहीं पता होगा कि अगर माँ की ओरल हाइजीन सही नहीं है, उसने अपने मसूड़ों का ख्याल नहीं रखा, उसके दांत सही नहीं है, तो उसके बच्चे का वजन और उसकी ग्रोथ पे कितना डायरेक्ट असर होगा। हाँ, और प्रीटर्म के ऊपर आपकी नियोनेटल कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। हाँ, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाना, बच्चे को संभाल ना पाना, कितनी ज्यादा, और हम नहीं सोचते ना, और हम कहते हैं नहीं ये तो अंदर ही है, ठीक है। बिल्कुल। और देखिए आप सोचिए ऊपर की लीपा पोती पे कितना टाइम लगाते हैं, मेकअप, क्रीमें, सब कुछ करते हैं, लेकिन ओरल हाइजीन के ऊपर बिल्कुल हमारा वो नहीं होता। और वो जो एक्सपेंस होता भी है ना, वो भी हमें somehow मैं रियलाइज कि पेशेंट्स को काटता है कि ये है ना खर्चा। मैंने भाई बात ये है कि आप ये नहीं, आई हैव सीन पीपल विद लेटेस्ट, यानी बिकॉज व्हेन दे वॉक, गाड़ी बहुत बड़ी होगी लेकिन दांत गंदे होंगे। नहीं वो नहीं, आई डोंट माइंड कि व्हाट दे आर ड्राइविंग ओवर देयर। माय प्रॉब्लम इज कि व्हेन द टाइम, जब टाइम आता है आपका टू स्पेंड ऑन द टीथ, वो पैसे आप जो है ना कहते हैं, इवन 20,000 वुड बी लाइक इतना ज्यादा पैसे हैं, जबकि देयर शूज वुड बी मोर एक्सपेंसिव देन दैट। दे नीड टू प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स के भी दांतों की हेल्थ मेंटेन रखने पे आपको पैसे जो लग रहे हैं वो आप ही के ऊपर लग रहे हैं। आप देख नहीं सकते ऑफ कोर्स क्योंकि आपके मुंह के अंदर है, बट देयर फॉर यू एंड देयर फॉर योर ओन हेल्थ। देखिए ये जो आपने कहा ना अल्जाइमर्स का, देखिए कितने सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि एक दिमाग की बीमारी, एक भूलने की बीमारी का भी ताल्लुक आपके मसूड़ों की हेल्थ से है। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं सादिक बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ना वो दांतों में वो जो है ना, जब मैं खाना खाता हूँ ना, फिर वो बिल्कुल फंस जाता है दांतों में। अच्छा। वो ऊपर तक चला जाता है, ये जो है ना गोश्त, उसमें चला जाता है खाना। सर आप आखिरी दफा डेंटिस्ट के पास कब गए थे? मुझे कोई डेंटिस्ट के पास बस गया नहीं। हाँ जी सर मैं आई थिंक इसके ऊपर आई शुड रेस्ट माय केस, बिकॉज सर आपने ये जो आपके मसूड़ों में दांत जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मसला यही है कि आपके मसूड़े बहुत फूले रहे, ख़राब होते रहे, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, आपके मसूड़े रिसीड कर गए, या मसूड़े ऊपर चले गए। अब वो जो कांटेक्ट था दांतों के दरमियान में वो आपका लूज़ हो गया, उसकी वजह से जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना उधर फंसता है, उसको निकालने में आपको तकलीफ दुखन होती है, और साथ आपको मोस्ट प्रॉब्ली आप टूथपिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मसूड़ों को और ख़राब कर रहा है, तो ये स्पेस बढ़ती जाएगी। तो एक तो टूथपिक ना इस्तेमाल करें बल्कि फ्लॉस करें, ब्रश करें, दूसरा डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीन, जैसे आपने कहा कैविटी को पूरा क्लीन करके उसको फिल भी करें। नहीं ये दिस इज गम डिजीज जो कि इनको है, जो कि मुझे इनकी बात से अंदाजा हो रहा है, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा गैप बन गया जिसमें खाना फंस रहा है तो इसका मतलब ये या तो मसूड़े बिल्कुल ऊपर चले गए। लेकिन ये जब मसूड़े अगर फॉर एग्जांपल ऊपर चले गए हैं तो आप लोग फिर उसको भरते नहीं है, वो एक कैविटी बन जाती है। नहीं भरते उससे, क्या करते हैं, मसूड़ों को नीचे लेकर आते हैं। हड्डी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हड्डी की हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हड्डी की वर्टिकल हाइट इंक्रीज हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, यानी कि हम टाइटेनियम मैश वर्क लगा के, हम बोन ग्राफ्ट से के वी डू दैट, बट वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। अब अपर गम्स को भी हम गम्स को वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी से, एडवांसमेंट सर्जरी से हम कर सकते हैं ये, लेकिन हमारे यहाँ nobody wants to get that done। ठीक है, do you advise it? Yes, you should do it। अगर आपके मसूड़े ऊपर चले गए हैं तो आप, अगर रिसेशन है गम्स की, तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। उसका सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी इज मैंडेटरी, वो आपके दांतों को बचा सकती है। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही है, कहाँ से बात करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे ना मसूड़ों में से जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो खून आता है, तो जब कई दफा मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे मुंह में ऐसे लगता है कि जैसे हल्का हल्का ना खून सा, पानी सा मेरे मुंह में होता है। जी जी। मैं शुगर की भी पेशेंट हूँ। किसकी पेशेंट है? शुगर। अच्छा, डायबिटीज है। आप प्लीज, आपका डेंटिस्ट कौन है? बस हम अलाइट हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं, उधर ही एक दो दफा गए। तो फिर आप एक काम करें ना, उनके पास जाएं, उनसे कहें आपके दांतों के मसूड़ों की सफाई करें, और ये प्लीज जरूर कराएं। ठीक है, आपके मसूड़ों में से खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कराएंगी तो आपके दांत नहीं रहेंगे।
तो ये डायबिटिक भी हैं, तो डायबिटिक लोगों को जैसे हम कहते हैं कि भाई अपने आई टेस्ट भी कराएं, फुट केयर भी करें बाकायदा, यू नो रेगुलरली यू हैव टू गो टू द पोडियाट्रिस्ट, और फिर आप अपने गुर्दों का ख्याल रखें। उसी तरह उनको डेंटिस्ट को भी विजिट करना है और पूरी डेंटल रेजिमेंट जो है उसको फॉलो करना जो है वो एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ये जो सारी आज जितनी बातें हुई, हमारी सोसाइटी का बेसिक मसला क्या है? मसूड़े, ठीक है, खून निकल रहा है, सिंपल ट्रीटमेंट स्केलिंग, और एवरी 6 months आपने स्केलिंग करानी है। आप ये ना समझें कि डेंटिस्ट इससे पैसे बना रहा है, नहीं, डेंटिस्ट आपको इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है, शायद उसके लिए भी हो, बट द थिंग इज़ कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपने अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है। ये एक बहुत मेजर मसला, आप बड़े अपने आप को ना बहुत बड़े बड़े मसलों से आप इसके साथ अपने आप को बचा सकते हैं। It's a 6 monthly procedure. It should not be any problematic. It doesn't cause any problems. हल्की सी सेंसिटिविटी ज़रूर रहती है afterwards, but that's worth it. तो स्केलिंग ज़रूर कराएं। तो बेसिकली हर 6 माह बाद अपनी स्केलिंग ज़रूर कराएं, सफाई कराएं। अगर दांतों की डिजीज़ है या दांतों का मसूड़ों का कोई मसला है तो उसकी भी सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी कराएं। डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें, और ये याद रखें कि आपके दांतों की सफाई और आपके मसूड़ों की सफाई कितनी लिंक्ड है। आपकी हार्ट डिजीज़ हो गई, दिल के अमराज हो गए, आपके दिमाग के अमराज हो गए, अल्जाइमर्स हो गया, कितने सारे और इशूज़ हैं। अगर हामला है खातून और उसको प्रॉब्लम है, उसकी गम डिजीज़ है, तो फिर बच्चे के ऊपर कितना असर हो सकता है, और बेशुमार और मसले जो हमने डिस्कस किए। बहुत बहुत मशकूर हैं डॉक्टर मुनाफ हाशिम का कि आज आप आए हैं, और इंशाल्लाह हम आपको फिर भी बुलाएंगे ताकि हम आपसे और भी बहुत सारी बातें कर सकें। तो आप लोगों ने सब सुना, तो आज भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का भी खास ख्याल रखिए, अपने दांत भी साफ रखिए, अपने बच्चों के भी रखिए, और हंस खेल के जो है पूरी जिंदगी गुजारिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज।